जाता है, ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकाल कर। देखो यहाँ दोनों बातें हैं, यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे। भौतिक अवस्था में परिवर्तन अर्थात ठोस जो है, ठोस से बना देंगे द्रव, ठोस से बना देंगे द्रव, ठोस से बना देंगे द्रव, और द्रव से बना देंगे गैस। देखो ठोस को पिघला के बना देंगे द्रव, और द्रव को पिघला के गर्म करके बना देंगे गैस। ठोस को गर्म करके द्रव, और द्रव को गर्म करके गैस। ये ऊर्जा 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 लेकर, ऊर्जा लेकर, लेकर कहिए या देकर कहिए, ऊर्जा लेकर। और अगर हम लोग गैस को ठंडा करके, गैस को ठंडा करके द्रव में बदल लेंगे, और द्रव को और ठंडा करके ठोस में बदल लेंगे दोस्त मेरे, तो ये ऊर्जा क्या करके निकाल कर, ऊर्जा निकाल कर। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो है, भौतिक अवस्था तीन प्रकार की, भौतिक अवस्था तीन प्रकार की। कौन कौन? एगो है ठोस, एगो है दोस्त मेरे द्रव, एगो है दोस्त मेरे गैस। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव और गैस। देखो अगर ये ठोस को ये गर्म करते हैं, गर्म करके ठोस को द्रव, द्रव को गैस, और ठंडा करके गैस को बना देंगे ठोस द्रव, और द्रव को और ठंडा करेंगे ठोस। ठंडा कब होगा? जब ऊर्जा निकालेंगे। और गर्म कब होगा? जब ऊर्जा देंगे, देकर। तो ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकाल कर। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकाल कर किया जाता है। वो 5th एडिशन की बुक आ चुकी है, कल से आपको पटना में मिलने लगेगा। आज आ गया है लेकिन छोड़े नहीं है, क्योंकि डिमांड्स ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो आज छोड़ देंगे तो किसी को मिलेगा, किसी होलसेलर को, किसी को नहीं मिलेगा, तो आपस में सब लड़ने लगेगा, इसलिए कल से मिलेगा। अब देखो चला, कहते हैं भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस, तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो या तो गर्म करके होगा या तो ठंडा करके। तो गर्म करके मतलब ऊष्मा लेकर, और ठंडा करके मतलब ऊष्मा निकाल कर। ठंडा तब ना होगा जब ऊष्मा निकालेंगे। तो बताओ आंसर क्या हो? आज तो सर झकास लग रहे हैं, वाह। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है ऊर्जा देकर और ऊर्जा निकाल कर। ऊर्जा देकर और ऊर्जा क्या करके? निकाल कर। जल्दी लिख आंसर। या तो गर्म करके या तो ठंडा करके। तो गर्म करके मतलब ऊर्जा देकर, और ठंडा करके मतलब ऊर्जा निकाल कर। आंसर। अगला लाइन है आपका, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग से खोज हुआ था नाभिक का, परमाणु के नाभिक का। देखो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन था, इसमें एक तो अल्फा कण का प्रयोग किया गया, दूसरा प्रकीर्णन प्रभाव से संबंधित है, तीसरा सोने का पत्थर लिया था, तीसरा सोने का पत्थर लिया था, और चौथा अगर हम बात करें नाभिक का खोज हुआ था, नाभिक का खोज हुआ था, नाभिक का खोज हुआ था, नाभिक का खोज हुआ था। जल्दी से लिख लो। अल्फा कण प्रकीर्णन, सोने का पत्थर और नाभिक का खोज, नाभिक का खोज। अल्फा कण प्रकीर्णन, सोने का पत्थर और नाभिक का खोज। कहते हैं रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग से खोज हुआ था परमाणु के नाभिक का। सोने का पत्थर अल्फा कण प्रकीर्णन में यूज हुआ था। प्रकीर्णन प्रभाव, प्रकीर्णन का मतलब होता है क्षय, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? क्षय। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है दोस्त? क्षय। आइए एगो चीज और ध्यान रखिएगा, परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, या 1 एंगस्ट्रॉम। और नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का जो आकार होता है 10 टू द पावर -15 मीटर या 1 फर्मी या फेम्टो, 1 फर्मी या फेम्टो, 1 फर्मी या फेम्टो। जल्दी से लिख लो। परमाणु का आकार, नाभिक का आकार। नाभिक तो आदमी लोग में भी होता है, आए रे तरीके हैं। एगो छोटा कहता है नाभिक तो आदमी लोग में भी होता है। बता जल्दी से। देखो अल्फा कण प्रकीर्णन, सोने का पत्थर, नाभिक की खोज। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर, 1 फर्मी या फेम्टो होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप नाभिक का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था दोस्त मेरे? नाभिक का खोज हुआ था। जल्दी लिख। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था दोस्त मेरे? नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? नाभिक का खोज। जल्दी से लिख।
रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? नाभिक का खोज किया था। अब परमाणु का आकार नाभिक का आकार कहता है, किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया था? रदरफोर्ड ने। किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया था दोस्त मेरे? रदरफोर्ड ने किया था। एथिल अल्कोहल के एक नमूने नहीं, एथिल एथेनोएट के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होते हैं, दोनों ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक हैं। देखो एथिल एथेनोएट में 2 ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन परमाणु के क्या हैं? समस्थानिक हैं। दोनों के दोनों ऑक्सीजन परमाणु के क्या हैं? समस्थानिक। एगो चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे CH3 OH है, CH3OH है, अगर इसमें मोल कह देगा, मोल कह देगा, कितना मोल कौन है, मोल कह देगा, तो मोल कह देगा तो ध्यान रखिएगा, इसमें चला 3 1 4, 4 मोल हाइड्रोजन है, 4 मोल हाइड्रोजन है, जैगो हाइड्रोजन है उतना मोल है, 4 मोल हाइड्रोजन है, एगो कार्बन है ना, तो 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है, और ऑक्सीजन एक गुण है तो 1 मोल ऑक्सीजन है। शायद आप समझ गए होंगे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, 1 मोल ऑक्सीजन है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1 मोल में 1 मोल किसी का भी जो होगा वो द्रव्यमान के बराबर होगा, किसी का भी द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है, और यही बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 के, जिसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। परमाणु अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन, और यही बराबर होता है 22.4 लीटर के। और ये जो 6.023 है, इसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। सात इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया कितना? 1। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, अभी चलो बफरिंग हो रहा था, अभी ठीक है। 8 में 7 गया कितना? 1। देख लो, तो धातु और अधातु दोनों का एक संयोजकता होता है। बताओ तो अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी? अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी? एक ऑप्शन है 8 और दूसरा ऑप्शन है 0। बता अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी? अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होगी? 8 या 0? अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी? 8 या 0? बता जल्दी से। अक्रिय गैस का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 और संयोजकता हो जाएगा चला 0। अक्रिय गैस की संयोजकता जो होती है दोस्त मेरे, वो 0 होती है। अक्रिय गैस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कह देगा तो 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन कह देगा तो कितना? 8। ये क्वेश्चन चला एक संयोजकता वाला था, तो या तो धातु होगा या तो अधातु। धातु में तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और अधातु में जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 8 में से 7 गया कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अगर आप पढ़े होंगे इस टॉपिक को तो। अगला परमाणु मॉडल का क्रम क्या क्या था? देखो पहले जे थॉमसन ने दिया, उसके बाद डाल्टन ने दिया, डाल्टन के बाद रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर ने दिया। परमाणु मॉडल का जो क्रम था, पहले जे थॉमसन ने दिया, फिर डाल्टन ने दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया। सबका अलग अलग मामला है। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था, प्लम पुडिंग सिद्धांत, प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था। किसने? जे थॉमसन ने। और डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया, नाभिक का खोज किया था। और नील्स बोर ने कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये चला सब इंपॉर्टेंट है। कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n²। कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है क्या? 2n²।
देख लो, कहता है जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने परमाणु अविभाज्य है का सिद्धांत दिया, रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत दिया, नील्स बोर ने कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है, इसके बारे में बताया। 2n² होता है, इसके बारे में बताया। जल्दी लिख। हेलो हेलो हेलो, देखो, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने परमाणु अविभाज्य है कहा था, रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में कहा था, नील्स बोर ने कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है, इसके बारे में बताया था। नील्स बोर ने कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है, इसके बारे में बताया था। अगला, जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो तो कोशिका फूल जाएगा। देखो, कहते हैं कोशिका के भीतर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता, देखो ये कोशिका है, इसके अंदर की सांद्रता इतनी है और इसके बाहर की सांद्रता अगर बहुत ज्यादा है, इसके बाहर की सांद्रता अगर बहुत ज्यादा है तो बाहर से अंदर की ओर जल का प्रवाह हो जाएगा, और जब जल का प्रवाह हो जाएगा तो कोशिका फूल जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर भैया जब कोशिका में के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है, इसके अंदर अगर सांद्रता कम और बाहर सांद्रता अधिक होगा तो बाहर से अंदर आ जाएगा जल और कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। कोशिका क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? फूल जाएगा। कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। कहता जब कोशिका के बाहर चारों ओर स्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर के जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो, बाहर की सांद्रता अधिक हो और अंदर की सांद्रता कम हो, बाहर से अंदर की ओर जल का क्या हो जाता है? प्रवाह हो जाता है। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। गुणसूत्र किसके बने होते हैं दोस्त मेरे? एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। गुणसूत्र किसके बने होते हैं दोस्त मेरे? डीएनए और किसके? प्रोटीन के। अल्पपराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य के सिकुड़न कहलाते हैं जीव द्रव्य कुंचन। कुंचन का मतलब ऐसे प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है। अल्प पराशरी माध्यम में जिसका पराशरण कम हो, कोशिका द्रव्य का जो सिकुड़न होता है उसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम जो खाना खाते हैं वो जो अंदर जाता है वो क्रमाकुंचन कहलाता है, मांसपेशियों के क्रमाकुंचन के कारण। हम जो खाना खाते हैं वो जो अंदर जाता है वो मांसपेशियों के क्रमाकुंचन के कारण अंदर जाता है। अगला, रसधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? एकल झिल्ली होती है। रसधानी को हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। रसधानी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? वैक्यूल्स कहते हैं। ये जल नियंत्रण करने का काम करता है। ये जल नियंत्रण करने का काम करता है। कहेगा कैसी झिल्ली होती है? एकल झिल्ली पाई जाती है। रसधानी, ठंडा पानी लो। रसधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? एकल झिल्ली होती है। और रसधानी बोले तो वैक्यूल्स, ये जल नियंत्रण का काम करता है। जल नियंत्रण का काम करता है। अगर तुमको पूछ देगा प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा तो कहेंगे अपशिष्ट का वहन करता है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें, अपशिष्ट का वहन करता है। प्लाज्मा अपशिष्ट का वहन करता है। और प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट की अगर हम बात करें तो ये रक्त का थक्का बनाता है। प्लेटलेट जो है रक्त का थक्का बनाता है शरीर के बाहर, रक्त का थक्का बनाता है शरीर के बाहर। और हिपेरिन की अगर हम बात करें, ये रक्त को जमने नहीं देता है। हिपेरिन की अगर हम बात करें, ये रक्त को जमने नहीं देता है। 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 कौन? हिपेरिन। प्लेटलेट क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ताप नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ताप नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्त मेरे? प्लाज्मा अपशिष्ट का वहन करता है। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है। हिपेरिन रक्त को जमने नहीं देता है। और रसधानी जल नियंत्रण का काम करता है। और इसमें कैसी झिल्ली पाई जाती है? एकल झिल्ली पाई जाती है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, ताप नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रित करता है। जल्दी लिख, यहां से चला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला, अगला कहता है लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम कहां बनते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर।
अंतःद्रव्यी जालिका पर बनता है। इसी में चला लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यी जालिका पर। और राइबोसोम का नाम सुना होगा। राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम की अगर हम बात करें, ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। अगला कहते हैं कौन सा कोशिकांग कोशिकाओं के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि का विष को विषरहित करता है? चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकना रफ जो होगा उसी पे लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है जो प्रोटीन फैक्ट्री होता है। एक होता है, देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका दो भाग है। एक भाग है रफ, एक भाग है स्मूथ। ये जो रफ भाग है ना, यहीं पर लाइसोसोम पाया जाता है। यहीं पर चला लाइसोसोम पाया जाता है, जिसको राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम लाइसोसोम तो आत्महत्या की थैली है। राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम का काम है प्रोटीन फैक्ट्री है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री है। और हम बोले थे चला शरीर के ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना अनिवार्य है। अगर किसी का शरीर ग्रो नहीं कर पा रहा है, मांसपेशियां, तो प्रोटीन की क्या है? कमी है। प्रोटीन की क्या है? चला कमी है। अगला कहते हैं प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक कहलाता है केंद्रकाभ। देखो चला, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ अविकसित, प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ अविकसित। एक होता है यूकैरियोटिक, इसका मतलब हुआ विकसित। यूकैरियोटिक का मतलब हुआ विकसित। जितना स्तनधारी है सब यूकैरियोटिक है, विकसित। जितना स्तनधारी है उस सब का सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक हुआ अविकसित, यूकैरियोटिक हुआ विकसित। जितना स्तनधारी है सब यूकैरियोटिक। जितना प्रोकैरियोटिक हुआ अविकसित, यूकैरियोटिक हुआ विकसित, स्तनधारी। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक कहलाता है केंद्रकाभ। क्या कहलाता है दोस्त मेरे? केंद्रकाभ कहलाता है। चंपारण सत्याग्रह की धरती से प्रणाम। जी सर नमस्कार है। प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है, यूकैरियोटिक विकसित होता है, स्तनधारी है ये। अब कहता है वह कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है, गोल्जी उपकरण कहलाता है। और यही चला सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है गोल्जी उपकरण। यही पदार्थों का आवागमन भी करता है, यही पदार्थों का आवागमन भी करता है, यही पदार्थों का आवागमन भी करता है गोल्जी उपकरण। कहते हैं वह कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल में बदलता है, गोल्जी उपकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोल्जी उपकरण। ये पदार्थों का क्या करता है? आवागमन भी यही करता है। पदार्थों का आवागमन भी यही करता है। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में भी कौन बदलता है? गोल्जी उपकरण। फिर कहता है अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन बनाता है? इंडोसाइटोसिस, अंतःकोशिकता से बनाता है। अमीबा किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है? अंतःकोशिकता प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है। ये आपको याद रखना है, इंडोसाइटोसिस कहते हैं इसको। इस सब क्वेश्चन है चला। केंद्रक के अलावे डीएनए कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में। केंद्रक के अलावे डीएनए जो है, केंद्रक में तो डीएनए पाया ही जाता है। डीएनए और कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग विद्युत गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग विद्युत गृह भी कहते हैं। ये एटीपी का निर्माण भी करता है, एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। हरितलवक तो हो गया चला, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। एटीपी का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, विद्युत गृह, एटीपी का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया, विद्युत गृह, एटीपी का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया, विद्युत गृह, एटीपी का निर्माण। हरितलवक में क्लोरोफिल होता है, ये मैग्नीशियम। और एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। एटीपी को दोस्त मेरे ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। एटीपी को हम क्या कहते हैं दोस्त मेरे? ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। केंद्रक के अलावे डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक के अलावे डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह कहते हैं, एटीपी का निर्माण करता है, क्लोरोफिल होता है इसमें, मैग्नीशियम। और एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। इस सब चला एकदम खुआ मलिदा है।
अगला अगला कहता है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने कही थी? बिरचो ने। इचला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नई कोशिका जो है पुरानी कोशिकाओं से बनता है, ये किसने कहा था? बिरचो ने। ये स्टेटमेंट है, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से किया जाता है, ये कहा था किसने? बिरचो ने। प्रोकैरियोटिक जो अविकसित होता है, कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ अविकसित। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ अविकसित। अविकसित कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है प्रोटीन राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यी जालिका के रफ भाग पर पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका के कौन भाग पर पाया जाता है? रफ भाग पर पाया जाता है। और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अविकसित होता है। कहते हैं मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। जीवित कोशिका कौन किया था? ल्यूवेन हॉक। हर एग्जाम में चला पूछता है। मृत कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था दोस्त मेरे? जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। सबको पता होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। एस्केलन काइमा की में कोशिका होता है मृत। ये बाहरी पौधे का जो बाहरी छाल होता है चला, वो एस्केलन काइमा है और उसकी कोशिकाएं मृत होती है। उसकी कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है, जो बाहर का छाल होता है। तने की परिधि में वृद्धि होता है पार्श्व विभाज्योतक से। देखो पार्श्व का मतलब होता है लेटरल। लेटरल ये जो तना है इसकी कोशिकाओं में बाहर से ही वृद्धि होता है। बाहर से ही वृद्धि होता है। तने की परिधि में वृद्धि होता है पार्श्व विभाज्योतक, मतलब लेटरली विभाजित होने से, मतलब बाहर की सतह विभाजित होने से तने की कोशिकाओं में वृद्धि होता है। तने की परिधि में वृद्धि होता है। बताओ उम्र का पता किससे लगता है? उम्र का पता जो है, उम्र का पता किससे लगता है? रिंग से। उम्र का पता जो है किससे लगता है दोस्त मेरे? रिंग से। जो लकड़ी में देखते होंगे, काटते होंगे तो ऐसा ऐसा जो रिंग रहता है इसी से उम्र का पता लगता है। रिंग ज्यादा है मतलब उम्र ज्यादा है, और रिंग कम है मतलब उम्र कम है। 5th एडिशन की बुक कल से मिलने लगेगी। चला कल शाम से पटना में और परसों से आपके नजदीकी शहर में। आज ही जाना था लेकिन आज नहीं, इसलिए भेजे। चला होलसेलर अपने में अपने मार कर लेगा, जितना डिमांड है उससे कम स्टॉक है। उम्र का पता किससे लगता है? रिंग से। आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण विली द्वारा होता है तथा यह कौन सा उपकला कोशिका है? यह स्तंभकार उपकला कोशिका है जिसकी संरचना उंगलीनुमा होती है। आंत में भी, छोटी आंत में ये जो विली होता है दोस्त मेरे, ये ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में होता है विली। छोटी आंत में क्या होता है? विली होता है। और विली का काम क्या है दोस्त मेरे? ये भोजन अवशोषण करता है। ये भोजन रस अवशोषण करता है। भोजन रस अवशोषण करता है। और विली ये स्तंभकार उपकला उत्तक है। और ये चला उंगलीनुमा संरचना रखता है। ये अंगुलीनुमा संरचना रखता है। उंगलीनुमा संरचना रखता है। स्तंभकार उपकला उत्तक है और ये उंगलीनुमा संरचना रखता है। विली भोजन रस का अवशोषण करता है। स्तंभकार का मतलब हुआ स्तंभ। ये जो उंगलीनुमा संरचना ऐसा होता है, इसी को स्तंभ कहते हैं। जैसे अशोक स्तंभ क्या है? चला लंबा सा एक स्तंभ है, तो ये उंगलीनुमा संरचना जो होता है ये भी चला स्तंभ ही है, इसीलिए इसको स्तंभकार उपकला उत्तक कहते हैं। उंगलीनुमा संरचना होता है, भोजन रस का अवशोषण होता है। बताओ कौन पचित भोजन का अवशोषण करता है? एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पचित भोजन का अवशोषण कौन करता है? 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 जल्दी बताओ, पचित भोजन का अवशोषण कौन करता है? पचित भोजन का अवशोषण कौन करता है? कवक करता है कि विषाणु करता है? जल्दी बता, पचित भोजन का अवशोषण कौन करता है? पचित भोजन को अवशोषित कौन करता है? कवक की विषाणु। क्वेश्चन पूछता है, बता। बड़ी आंत भोजन रस का अवशोषण करता है। बड़ी आंत की अगर हम बात करें, प्रवीण रॉय जी डाल दिया गया है PDF।
बताओ जल्दी से। कहते हैं पचित भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, या सड़े हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? कवक करता है, विषाणु नहीं। कौन करता है दोस्त मेरे? कवक करता है। ए फॉर एप्पल, 1 नंबर इज द राइट आंसर। आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण विल्ली करता है द्वारा होता है। तथा यह कौन सा उपकला कोशिका है? स्तंभकार उपकला कोशिका है। स्तंभकार का मतलब होता है चला ये उंगलीनुमा संरचना जो स्तंभ के आकार का होता है। और विल्ली का काम है भोजन रस का अवशोषण करना, इसकी उंगलीनुमा संरचना होती है। फेफड़ा में एक होता है एल्वियोली। एल्वियोली का काम क्या है दोस्त मेरे? फेफड़ा में क्या होता है? एल्वियोली। एल्वियोली का काम है गैसों का विनिमय करना। एल्वियोली का काम क्या है दोस्त मेरे? गैसों का विनिमय करना। एल्वियोली का काम क्या है? गैसों का विनिमय करना। चिकनी पेशियां एवं हृदय पेशियां उदाहरण है अनैच्छिक पेशियां। बताओ हृदय पेशियां ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है? ऐच्छिक जो हमारे हिसाब से हो, अनैच्छिक जो हमारे हिसाब से ना हो। तो चिकनी पेशियां एवं हृदय की पेशियां जो है ये अनैच्छिक पेशियां हैं। अनैच्छिक पेशियां हैं। चिकनी पेशियां एवं हृदय की जो पेशियां है ये कौन पेशियां हैं दोस्त मेरे? अनैच्छिक पेशियां हैं। और दोस्त मेरे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हमेशा काम करता है कौन? हृदय। हमेशा काम कौन करता है? हृदय करता है। और चिकनी पेशियां और हृदय की पेशियां अनैच्छिक पेशियों का उदाहरण है। अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के बिना हो। एक चीज और क्वेश्चन पूछता है चला, हड्डी जो है, हड्डी संयोजी उत्तक है। हड्डी जो है ये संयोजी उत्तक है। और हड्डी संयोजी उत्तक है। रक्त जो है, रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है। हड्डी जो है संयोजी उत्तक है और रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है। देख लो, हड्डी जो है संयोजी उत्तक है और रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है। हड्डी संयोजी उत्तक है और रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है। देख लो, बढ़िया से लिख लो, हड्डी संयोजी उत्तक है। हृदय तो सबको पता है अनैच्छिक पेशियां हैं। हृदय में अगर हम बात करें तो ये अनैच्छिक पेशियां हैं। अगला, संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है पेशियों में। पेशी जो है संकुचनशील होता है। मसल्स संकुचनशील होता है, हमेशा संकुचित होते रहता है या फैलते रहता है, इसलिए संकुचनशील प्रोटीन जो है पाया जाता है मसल्स में। मसल्स में वृद्धि का कारण भी प्रोटीन ही है। मसल्स में वृद्धि का कारण ही प्रोटीन है। इसीलिए देखना, बॉडी बिल्डर जो है प्रोटीन एक्स पाउडर खाता है। बॉडी बिल्डर जो है चला वो प्रोटीन पाउडर पीता है। संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है मसल्स में। मसल्स में वृद्धि का कारण भी प्रोटीन है। कौन सा संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होता है? एरियोलर टिश्यू। इसको बोलते हैं चला एरियोलर टिश्यू। जो उत्तक में जो खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो है एरियोलर टिश्यू। कौन टिश्यू होता है चला? एरियोलर टिश्यू। कौन सा संरचना उत्तकों में मरम्मत तथा अंगों के खाली स्थान को भरने में सहायक होता है? एरियोलर टिश्यू इसका नाम है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला, हम कल भी बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे। बताओ तो उत्तक जो है, उत्तक की अगर हम बात करें तो ये अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग होता है कि समान होता है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बता क्या होगा? अंग जो होता है वो चला अलग होता है, और उत्तक क्या होता है? जल्दी बताओ, उत्तक क्या होता है? व्हाट इज द आंसर? एरियोलर टिश्यू होता है। संरचना उत्तक की मरम्मत, अगर कोई कहीं पर कट गया, कहीं पर फट गया, वहां पर खाली जगह बन गया है, तो उसकी मरम्मत के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एरियोलर टिश्यू का उपयोग करते हैं। उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों के खाली स्थान को भरने में सहायक होता है एरियोलर टिश्यू। बता, उत्तक समान के अलग अलग? पढ़ाए थे हम, जल्दी बता। अलग अलग, हारे चुट्टा, हारे चुट्टा। उत्तक जो होता है चला वो समान होता है। उत्तक समान होता है, अंग अलग अलग होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, अंग जो होता है वो अलग अलग होता है। अंग जो होता है वो अलग अलग होता है। उत्तक समान होता है, अंग अलग अलग होता है। उत्तक जो होता है दोस्त मेरे समान होता है और अंग जो है अलग। उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। अगला, वह पेशीय उत्तक जो जीवन भर बिना थके काम करता है। अभी तुरंत बताए थे हृदय 24 घंटा बिना थके काम करता है। कौन पेशी? हृदय की पेशियां 24 घंटे बिना थके काम करता है। प्लोएम में पाए जाने वाले एकमात्र निर्जीव पदार्थ है प्लोएम तंतु। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लोएम, जाइलम और प्लोएम जटिल उत्तक है। जाइलम और प्लोएम जो है ये जटिल उत्तक का उदाहरण है। जाइलम और प्लोएम
जटिल उत्तक का उदाहरण है। जाइलम और प्लोएम जटिल उत्तक का उदाहरण है। अब प्लोएम जो है, प्लोएम हम लोग याद रखते हैं कि प्लोएम खनिज का वहन करता है। प्लोएम खनिज और एमिनो अम्ल दोनों का वहन करता है। जाइलम जल का वहन करता है, सबको पता है। खनिज एंड एमिनो अम्ल का वहन करता है। खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। एमिनो अम्ल का वहन करता है। एमिनो अम्ल का वहन करता है। जाइलम तो सबको पता है, जल का वहन करता है। जाइलम और प्लोएम जटिल उत्तक है। अब प्लोएम की अगर हम बात करें, खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। प्लोएम की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो जाइलम और प्लोएम जटिल उत्तक है। प्लोएम खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। प्लोएम की अगर हम बात करें तो खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। हम लोग याद रखते हैं जाइलम जल का वहन, अब प्लोएम जो है वो खनिज लवण का वहन करता है। लेकिन खनिज लवण और एमिनो अम्ल का वहन करता है कौन? प्लोएम। जल्दी से लिखा, जाइलम और प्लोएम को जटिल उत्तक कहते हैं। प्लोएम में पाए जाने वाले एकमात्र निर्जीव पदार्थ है प्लोएम तंतु, प्लोएम फाइबर। किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक का लोप हो जाता है? सहचर कोशिका में। सहचर कोशिका वह कोशिका है जब ये मैच्योर होने लगता है जिसमें केंद्रक का लोप हो जाता है। एक और याद रखना, आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक का लोप हो जाता है? सहचर कोशिका में। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में दोस्त मेरे केंद्रक नहीं होता है। मरुस्थलीय पौधों में जल हानि को कम करता है क्यूटिल्स। क्यूटिल्स या उपत्वचा या क्यूटिकल्स कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। मरुस्थलीय पौधों में जल का तेजी से लॉस नहीं होने देता है कौन? क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स या क्यूटिल्स कहीं कहीं लिखा हुआ होता है दोस्त मेरे, और इसको हम लोग उपत्वचा कहते हैं। ये मरुस्थलीय पौधे में जल की हानि नहीं होने देता है। फिर कहता है कॉर्क कोशिका में किसके कारण जल एवं गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है? सुबेरीन के कारण। कॉर्क कोशिका जो होता है चला, किसके कारण जल एवं गैस की पारगम्यता, आर पार जाना समाप्त हो जाता है? किसके कारण? सुबेरीन के कारण। किसके कारण दोस्त मेरे? सुबेरीन। सुबेरीन में भी प्रोटीन पाया जाता है। स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता किसके उपस्थिति के कारण संभव है? संवहनी उत्तक। देखो कहता है स्थलीय पर्यावरण में, जो स्थल यह पर्यावरण है उसमें पादप की उत्तरजीविता, मतलब पादप जो जीवित है वो जाइलम और प्लोएम के कारण। और जाइलम और प्लोएम क्या है? संवहनी उत्तक है, संवहन करता है। एगो जल का संवहन करता है, एगो खनिज लवण का। कौन? जाइलम एंड प्लोएम जो है ये संवहनी उत्तक है। कहता है स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है? संवहन उत्तक के कारण। और संवहन उत्तक में कौन कौन आ जाता है? जाइलम और प्लोएम। कोई जल का संवहन करता है और कोई खनिज लवण का संवहन करता है। तो हमको ये बताइए दोस्त मेरे कि स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता, मतलब स्थलीय पर्यावरण में जो पादप पौधे जिंदा रहते हैं किसके कारण? जाइलम संवहन के कारण। जाइलम और प्लोएम जो कोई जल या कोई खनिज लवण ले जाता है उसके कारण। आंसर बता क्या हो जाएगा? अभी जोरदार बारिश हो रही है हमारे इधर पटना में, तो चला एकदम सुखाड़ है, भयानक वाला गर्मी है। इकाइनोडर्माटा बता, पूर्णतः समुद्री जीव है, सबको पता है। इकाइनोडर्माटा जितना भी समुद्री जीव है जो एकदम सिर्फ समुद्र में पाया जाता है उसे हम इकाइनोडर्माटा कहते हैं। पूछता है आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का कैसा परिसंचरण तंत्र? एकदम खुला परिसंचरण तंत्र होता है, एकल परिसंचरण तंत्र होता है। चला मछली में जिन्हें से शुद्ध जाता है उन्हें से अशुद्ध भी आता है। एकल परिसंचरण तंत्र जो होता है, एकल परिसंचरण तंत्र जो होता है वो होता है, एकल परिसंचरण तंत्र होता है मछली में। एकल परिसंचरण तंत्र होता है दोस्त मेरे किसमें? मछली में। एकल परिसंचरण, जिधर से शुद्ध रक्त जाता है उधर से अशुद्ध रक्त भी आता है, जिधर से शुद्ध उकरे से अशुद्ध। आई क्वेश्चन है चला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, क्या क्या है क्वेश्चन? आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का कैसा परिसंचरण तंत्र? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। एकल परिसंचरण तंत्र होता है मछली में। हम लोग में द्विपरिसंचरण तंत्र होता है, एगो सिरा एगो धमनी। जितना स्तनधारी है ना चला, ये स्तनधारी जो है इसमें द्विपरिसंचरण तंत्र होता है। द्विपरिसंचरण तंत्र होता है, द्विपरिसंचरण तंत्र होता है। एगो सिरा आ एगो धमनी, एगो से शुद्ध रक्त आ एगो से अशुद्ध रक्त। सिरा और धमनी,
एकल परिसंचरण तंत्र होता है मछली में, स्तनधारी में होता है द्विपरिसंचरण तंत्र, द्विपरिसंचरण तंत्र होता है, और ये सिरा और धमनी होता है। ऑर्थोपोडा एवं मोलस्का कैसा परिसंचरण तंत्र है? खुला परिसंचरण तंत्र है। एकल परिसंचरण तंत्र, जिधर से शुद्ध जाता है उधर से अशुद्ध आता है, ये मछली में होता है। स्तनधारी में द्विपरिसंचरण तंत्र होता है, एक होता है चला शुद्ध के लिए एक सिरा और एक होता है क्या? धमनी। एक सिरा होता है और एक क्या होता है? धमनी। जल्दी लिख, एक सिरा और एक क्या होता है? धमनी। एकल परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? मछली में। एकल परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? मछली में। बता, सल्क पाया जाता है, सल्क पेशिज एवं सरीसृप में। पेशिज मछली में, सल्क मतलब मछली वगैरह का में नहीं देता छिलका, उसी को हम लोग सल्क कहते हैं। ये पेशिज यानी मछली और सरीसृप में पाया जाता है, छिलका जिसको कहते हैं। इकाइनोडर्माटा का चलन अंग क्या है? नालपाद। इकाइनोडर्माटा का चलन अंग यानी पैर क्या कहलाता है? नालपाद कहलाता है। इकाइनोडर्माटा जो एकदम समुद्री जीव है, 100% समुद्र में पाया जाता है, उसका जो चलन पाद है वो नालपाद कहलाता है। जीवों में नामकरण की पद्धति की शुरुआत किसने की थी? लिनियस ने। जीवों में नामकरण की पद्धति की शुरुआत कौन किया था रे? लिनियस ने किया था। जीवों में नामकरण की पद्धति लिनियस ने दिया था। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल होता है किसका? शार्क का। अब बताओ उपास्थि कहाँ पाया जाता है? हमारे पास पाया जाता है कान में, कान में, नाक में, हड्डी, गले में उपास्थि पाया जाता है। गले का जो रिंग, ये जो छल्ली होता है, ये उपास्थि का बना होता है। लचीली हड्डी कहते हैं उपास्थि को, हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इस सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का, पलट के देख लेना। और कहेगा शार्क जो होता है पूर्णतः उपास्थि का बना होता है। शार्क जो है चला पूर्णतः किसका बना होता है? उपास्थि का। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल होता है किसका? शार्क का। कान, नाक, गले की हड्डी भी किसकी होती है? उपास्थि की बनी होती है। लचीली हड्डी के नाम से भी किसको जाना जाता है? उपास्थि को। और शार्क जो होता है चला, वो उसका पूरा का पूरा शरीर एकदम खाओगे ना तो कुटर मुटर करेगा, हड्डी नहीं रहता है, उपास्थि रखता है। और उपास्थि रहेगा एकदम, जैसे कान खाया कभी बकरी का, कुटर मुटर करेगा। हम तो पहले खाते थे, अब नहीं खाते हैं, पका के पहले खूब खाते थे। जाति का उद्भव नामक पुस्तक लिखा था किसने? डार्विन ने। और डार्विन ने ही चला विकासवाद का सिद्धांत दिया था। जाति का उद्भव की अगर बात करें तो यह डार्विन ने बताया था, और विकासवाद का सिद्धांत भी किसने दिया था? डार्विन ने। जाति का उद्भव नामक पुस्तक लिखा, इसको चला 3-4 बार रिवीजन कर लोगे ना, एकदम समझो कि सारा का सारा एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। जाति का उद्भव नामक पुस्तक लिखा था किसने? डार्विन ने। और डार्विन ने ही क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने क्या दिया था दोस्त मेरे? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात, चला तुम्हारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार बिहार दरोगा में पूछा। बिहार दरोगा का पहला क्वेश्चन यही था। अब देखो बढ़िया से, विस्थापन और दूरी का अनुपात, ये अगर यहां से यहां जाएगा, सीधे जाएगा तो इसको कहते हैं विस्थापन, और अगर टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं दूरी। इसको कहते हैं हम लोग दूरी। अगर एक ही रास्ता हो, सीधा सड़क हो, तो यही हो जाएगा विस्थापन, यही हो जाएगा विस्थापन, और यही हो जाएगा दोस्त मेरे दूरी। यही हो जाएगा विस्थापन और यही हो जाएगा दूरी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, और 10/10 इज इक्वल टू 1। 10/2 ऊपर वाला बड़ा होगा तो 1 से बड़ा, ऊपर वाला छोटा होगा 1 से छोटा, दोनों बराबर होगा 1 से 1 के बराबर। अब कह रहा है विस्थापन और दूरी, तो ध्यान से देखो, विस्थापन और दूरी की अगर हम बात करें तो विस्थापन जो है वो छोटा है, दूरी बड़ा है, तो विस्थापन और दूरी का ऊपर वाला छोटा है तो 1 से छोटा, और जब दोनों सीधा सड़क पे जाएगा तो 1 के बराबर। और यही अगर दूरी बटा विस्थापन कह देते हैं, दूरी बटा विस्थापन कह देते हैं, दूरी बटा विस्थापन कह देंगे तो दूरी बड़ा है, दूरी बड़ा या बराबर होगा तो 1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। जितना भी ऑनलाइन ऑर्डर का क्लास लिए हैं अभी तक, यह सब रहेगा ना 5th एडिशन के बुक में? जी जनाब, ये सब 5th एडिशन के बुक में रहेगा। देखो, विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा 1 से छोटा और बराबर होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा और बराबर होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा और बराबर होगा। विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से छोटा और बराबर, दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा और बराबर।
बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? एक और विस्थापन एवं दूरी, विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से कम, 1 के बराबर अथवा कम, एनसीईआरटी का सवाल है। जल्दी से लिख। अब चला हम लोग 9th-10th में घुसने वाले हैं। 9th-10th में हम प्रवेश कर गए हैं, 9th-10th में प्रवेश कर गए हैं। जल्दी बता। देखो विस्थापन छोटा है तो छोटा बटा बड़ा, 1 से छोटा और बराबर। अब दूरी बड़ा है तो दूरी बटा विस्थापन कह देगा 1 से बड़ा और बराबर, 1 से बड़ा और क्या बराबर, 1 से बड़ा और क्या हो जाएगा बराबर। अगला जल्दी लिख। कहता है V और T का ग्राफ का क्षेत्रफल। देखो ये हमेशा ध्यान रखना चला, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब वेग बराबर होता है विस्थापन अब बटा समय, विस्थापन अब बटा समय। देख लो V और T यानी वेग और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा, त्वरण का मान देगा। वेग और समय के बीच का जो प्रवणता है, वेग और समय के बीच का जो प्रवणता है, ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, प्रवणता, इसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। प्रवणता को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो कहते हैं देखो वेग और समय का जो ग्रेडियंट है वो त्वरण का मान देगा, प्रवणता, विस्थापन और समय का जो ग्रेडियंट है ये वेग का मान देगा। कहते हैं बताओ वेग और समय के बीच का जो प्रवणता है वो त्वरण का मान देगा, विस्थापन और समय के बीच का प्रवणता वेग का मान देगा। जल्दी से लिखो। प्रवणता मतलब होता है ग्रेडियंट, इसको कहते हैं वेग और समय का ग्रेडियंट त्वरण, विस्थापन और समय का ग्रेडियंट वेग का मान देगा। जल्दी से बता दो। वेग और विस्थापन, वेग और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्र विस्थापन को बताता है, विस्थापन को बताता है, तो प्रवणता जो है वो त्वरण को बताता है। वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल विस्थापन को बताएगा, लेकिन उसका जो प्रवणता है वो त्वरण को बताएगा। वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है उसका जो क्षेत्रफल है, वेग और समय के बीच का, वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है उसका जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन का मान देगा, लेकिन वेग और समय का जो प्रवणता है वो त्वरण का मान देगा। देखो वेग और समय के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन का मान देगा, लेकिन वेग और समय के बीच का प्रवणता त्वरण का मान देगा, त्वरण का मान देगा। आंसर। अगला, कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछाल रहा है, अगर सिक्का उसके पीछे गिर रहा है, देखो अगर एक समान वेग से जाएगा तो मेरे हाथ में आएगा, और अगर हम इसको फेंके और हम अपना वेग बढ़ा लिए तो पीछे जाएगा, अब वेग घटा लेंगे तो आगे जाएगा। देखो अगर हम किसी सिक्के को एक समान वेग से फेंकेंगे तो अगर एक समान वेग से चलेंगे तो मेरे हाथ में आएगा, अब वेग बढ़ा देंगे तो पीछे जाएगा, अब वेग घटा देंगे तो आगे जाएगा। यानी एक समान वेग से अगर एक समान वेग रहेगा, एक समान वेग रहेगा तो हाथ में गिरेगा, त्वरण से जाएगा, अगर त्वरण से जाएगा तो पीछे गिरेगा, अगर मंदन से जाएगा मतलब वेग घटा लेगा, वेग घटा लेगा तो भैया आगे गिर जाएगा। देखो अगर त्वरण कर देंगे तो पीछे गिर जाएगा, अब वेग घटा लेंगे तो आगे गिर जाएगा। एक समान वेग से जाएंगे तो हाथ में गिरेगा, देखो एक समान वेग से जाएंगे तो हाथ में गिरेगा, वेग बढ़ा लेंगे तो पीछे गिरेगा, वेग घटा लेंगे तो आगे गिरेगा। आंसर बताओ। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या है, त्वरित है, पीछे गिर रहा है तो त्वरित है, आगे गिर रहा है तो मंदन है। एक समान वेग है तो हाथ में गिरेगा, एक समान वेग है तो क्या होगा, हाथ में गिरेगा। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछाल रहा है, अगर उसके पीछे गिर रहा है इसका मतलब त्वरित है, पीछे गिर रहा है इसका मतलब त्वरित है, एक समान वेग है मतलब हाथ में गिर रहा है, अब मंदन है मतलब आगे गिरेगा। जल्दी लिख। मंदन है मतलब क्या होगा, आगे गिरेगा। अगला, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों में होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग से होंगे। चंद्रमा के पृष्ठ पर अगर कोई निकट मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है तो वो देखो निर्वात में अगर गिरेगा, निर्वात में गिरेगा तो एक समान वेग से गिरेगा, एक समान, निर्वात में या अंतरिक्ष में अगर होगा तो ये एक समान वेग से गिरेगा। अगर अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु रहेगा ना, एक समान वेग से गिरेगा, एक समान वेग से गिरेगा। वो छोड़ो ना, तुमको कोई भी क्वेश्चन देना, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराए ना, एक समान वेग से तुम गिरा देना। हाँ एकदम डिटेल में वीडियो बना देंगे। चला
कहते हैं निर्वात में या अंतरिक्ष में अगर ये किसी वस्तु को गिराया जाता है तो वो एक समान वेग से गिरेगा। तो छोड़ो, कहीं भी गिराया जाएगा ना तो एक समान वेग से नीचे गिरा देना, एक समान वेग से नीचे गिरा देना, कुछ मत सोचना, नीचे गिरेगा वो एक समान वेग से, क्या होगा, नीचे गिरेगा। निर्वात या अंतरिक्ष में एक समान वेग से नीचे गिरेगा। कहेगा दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया गया तो कहेंगे एक समान वेग से नीचे गिरेगा। और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा तो कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है, त्वरण का मान नियत रहता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बताओ चंद्रमा पर से अंतरिक्ष देखोगे कैसा दिखेगा? चंद्रमा से अंतरिक्ष को देखने पर कैसा दिखेगा? अंतरिक्ष देखने पर कैसा दिखेगा? काला कि सफेद? काला कि सफेद? जल्दी बोल, काला कि सफेद? काला कि सफेद? चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला होगा कि सफेद दिखेगा? जल्दी बता। प्रकीर्णन के कारण काला दिखेगा। किसके कारण दोस्त मेरे? प्रकीर्णन के कारण काला दिखेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में फिर से।